हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं साइकस के मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद के विकास की। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले की क्लासों में पढ़ लिया था कि साइकस जो है वो एक विषम थैलिक पादप है जिसमें नर और मादा जन्नांग जो हैं वो अलग अलग पौधों पर लगते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों ही प्रकार के जो बीजाणु हैं वो पाए जाते हैं और वो अलग अलग पौधों पर एक तरफ जो है नरशंकु में और दूसरी तरफ जो है वो मेगास्पोरोफिल में लगते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो माइक्रोस्पोर बना था वो लघु बीजाणु धानी के अंदर बना था। तो अब हम उससे आगे के जो विकास है उसकी अवस्थाएं देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स के जो स्टेप्स हैं वो बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि अंकुरित जो हमारा लघु बीजाणु है या माइक्रोस्पोर है उसी को हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। चूँकि जो लघु बीजाणु है वह द्विगुणित जो पीढ़ी है या स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है उसकी अंतिम कोशिका होती है और यहाँ से आगे जो है वो हमारी कह सकते हैं कि युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो शुरू हो जाती है। तो जो हमारा लघु बीजाणु है वह लघु बीजाणु धानी के अंदर रहता है अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है और वहीं से जो है इसका विकास शुरू हो जाता है। इसीलिए साइकस के अंदर हम इस नर युग्मकोद्भिद के विकास को दो स्टेप्स में बांट सकते हैं कि एक तो जो है पहला स्टेप वो है परागण से पूर्व का स्टेप है या हम कह सकते हैं कि प्री पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट और दूसरा जो है वो है जब परागकण या जो हम इसको कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर जब पहुंच जाएगा बीजांड के अंदर उसके पश्चात जो उसका डेवलपमेंट होता है वो। तो इस तरीके से इसको हम दो चरणों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो पॉलिनेशन है उससे पहले किस तरीके से इसका विकास होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं साइकस में वो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर दो भित्तियाँ पाई जाती हैं। भारी वाली भित्ति जो है वो कहलाती है एक्जाइन या बाह्य चोल और आंतरिक भित्ति को हम कहते हैं इंटाइन या अंतश्चोल। तो इस तरीके से ये जो है दो भित्तियों से आबद्ध लघु बीजाणु पाया जाता है। इसकी जो आकृति है वो नावाकार हो सकती है या फिर ये गोल हो सकते हैं। इनके बीच में जो है आपको ये दिख सकता है कि ये केंद्रक है और यह जो माइक्रोस्पोर होता है वो एक अगुणित कोशिका होती है। ये माइक्रोस्पोर का जो विकास है जैसा कि आपको पहले बताया कि इसका विकास जब ये लघु बीजाणुधानी में होता है वहीं से इसका विकास शुरू हो जाता है और विकास का एक तरीके से कह सकते हैं हम पहले चरण में इसकी जो कोशिका है वो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी जिसमें से हम एक कोशिका को कहेंगे प्रोथेलियल कोशिका और दूसरी को कहेंगे हम एंथेरिडियल कोशिका या एंथेरिडियल सेल्स या इसको हम हिंदी में पुंधानी कोशिका भी कहते हैं। ये पुंधानी कोशिका है और ये जो है आपकी प्रोथेलियल सेल्स है। अब ये जो एंथेरिडियल सेल्स है या पुंधानी कोशिका है इसमें एक विभाजन होता है और ये विभाजन जो है उस विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं आप इनमें से एक जो बनेगी बड़ी वाली उसको हम कहते हैं ट्यूब सेल्स या नाल कोशिका और दूसरी जो कि छोटी वाली होगी उसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स या जनन कोशिका। तो इस प्रकार अब इस लघु बीजाणु के अंदर या माइक्रोस्पोर के अंदर तीन कोशिकाएं बन जाती हैं जिनमें से पहली थी प्रोथेलियल कोशिका, इसको हम नंबर 1 लिख देते हैं, ये प्रोथेलियल सेल्स हो गई। और दूसरी जो है आपकी जनरेटिव सेल्स या जनन कोशिका और तीसरी है आपकी ट्यूब कोशिका या नाल कोशिका। तो इस तरीके से तीन कोशिकीय अवस्था में जब लघु बीजाणु आ जाता है तो अब यह लघु बीजाणु तैयार हो जाता है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि इस तीन कोशिकीय अवस्था में ही साइकस का जो लघु बीजाणु है उसका
परागण होता है। अब बात कर लेते हैं कि साइकस में पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। जैसा कि आपको पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि साइकस में जो परागण है या पॉलिनेशन है वो होता है वायु के माध्यम से। तो जब ये लघु बीजाणुधानी एक तरीके से फट जाएगी तो इसमें से जो लघु बीजाणु हैं या माइक्रोस्पोर हैं वो हवा में बिखर जाते हैं और यह लघु बीजाणु जो है वो हवा में एक तरीके से कह सकते हैं कि हम तैरते रहते हैं। अब लगभग इसी समय पर जो बीजांड है उस बीजांड की जो न्यूसेलस क्षेत्र होता है उस न्यूसेलस क्षेत्र के ऊपर जब हमने आपको बताया था बीजांड की स्ट्रक्चर तो उसमें बताया था कि न्यूसेलस या बीजांड काय के ऊपर का जो क्षेत्र होता है जिसे हम न्यूसेलस बीक भी कहते हैं, तो उस जो क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं विघटित होकर के एक विस्कासी तरल का निर्माण करती हैं और ये तरल जो है उस माइक्रो पाइल जो रीजन होता है उस पर एक बूंद के रूप में आ जाता है और यह बूंद जो है वो हवा में उड़ते हुए परागकणों को चिपकाने का कार्य करती है और ये जो हवा में उड़ते हुए परागकण हैं इस बूंद के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे और अंदर की ओर जो पोलन चैम्बर होता है बीजांड में वहाँ पर इनको खींच लिया जाता है। अब यह जो परागकण है इस प्रक्रिया के बाद में अब इसका आगे विकास होगा। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ये जो परागकण हैं या पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन चैम्बर में आ जाते हैं, तो पोलन चैम्बर में इसके आगे के विकास जो है आगे का डेवलपमेंट होगा। यहाँ 3 कोशी की अवस्था में ये इससे पूर्व था। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो इसकी जनरेटिव सेल्स है या जनन कोशिका है यह विभक्त होकर के 2 कोशिकाएं बनाएंगी जिसमें से एक कोशिका को हम कहते हैं स्टॉक सेल्स या व्रंत कोशिका और दूसरी कोशिका को कहते हैं हम बॉडी कोशिका या काय कोशिका। हिंदी में इसको काय कोशिका कहा जाता है और इसको व्रंत कोशिका कहा जाता है। और ये जो कोशिकाएं हैं प्रोथेलियल सेल्स और ट्यूब सेल्स ये यथावत रहती हैं, इनमें कोई भी जो है परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो इसी दरमियान जो अंतःस्थूल है परागकण का या पोलन ग्रेन का वो अंतःस्थूल जो है वो पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पराग नलिका है वो अंतःस्थूल से निकल रही है और ये आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये इसका एक्जाइन था और ये जो इंटाइन है वो निकल आता है पराग नलिका के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे किस तरीके से डिवाइडेशन होंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्रोथेलियल सेल्स है, ये बॉडी सेल्स हो गई और ये स्टॉक सेल्स है और ये जो है पोलन ट्यूब निकल आई है और ये जो है न्यूक्लियस। अब आगे चल करके ये जो स्टॉक सेल्स है इसका कोई विशेष कार्य नहीं रहता है, ये कोशिका समय के साथ डिजनरेट हो जाएगी और जो बॉडी सेल है वह विभाजन के द्वारा बनाएगी 2 एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है 2 एंथ्रोजोइड्स का निर्माण यहाँ पर इस बॉडी सेल्स में विभाजन के द्वारा हो गया है। जब ये एंथ्रोजोइड बन जाएंगे तो ये जो प्रोथेलियल कोशिका है यह कोशिका नष्ट हो जाएगी और साथ ही साथ ये जो 2 एंथ्रोजोइड बने हैं ये पराग नलिका में तैरते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो अन्य कोशिका हैं जैसे कि स्टॉक सेल्स है प्रोथेलियल सेल्स है ये समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और अंत में ये 2 एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये पुंगणु या एंथ्रोजोइड्स का जो निर्माण है वो अंत में हो जाता है और ये आप देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब्स के जो है अगले भाग में यहाँ पर ये दोनों ही एंथ्रोजोइड्स जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि साइकस के अंदर जो पोलन ट्यूब पाई जाती है वो स्पर्म कैरियर का कार्य नहीं करेगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको ले जाने का जो कार्य है वो पोलन ट्यूब का नहीं है, वरन यहाँ पर यह है कि चूसकांक की भांति कार्य करती है। एंजियोस्पर्म पादपों में जो पोलन ट्यूब होती है वो स्पर्म कैरियर का कार्य करती है, अर्थात जो वहाँ पर नर युग्मक बनते हैं उनको उनके टारगेट तक पहुँचाना उसका लक्ष्य होता है, जबकि यहाँ पर यह चूसकांक का कार्य करती है। तो इस तरीके से
ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो जो है हमें परागनलिका में दिखाई देंगे। यहाँ पर एक एंथ्रोजोइड्स का जो है चित्र हमने यहाँ बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये एंथ्रोजोइड जो है वो लगभग लट्टू के आकार के एंथ्रोजोइड्स दिखाई देते हैं। इस प्रत्येक एंथ्रोजोइड्स के ऊपर ये इस तरीके से स्पाइरल बैंड पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 4 से लेकर के 5 तक हो सकती है। इन स्पाइरल बैंड्स पे जो है सीलिया या पक्षमाप पाए जाएंगे, जो कि संख्या में एक तरीके से कह सकते हैं कि असंख्य होते हैं। तो ये सीलिया और ये स्पाइरल बैंड जो है पाए जाएंगे। साइकस में जो एंथ्रोजोइड या पुंगनू होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिन्हें नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ये 200 से 300 म्यू आमाप के होते हैं, इसलिए इन्हें हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। यहाँ से जो है बाद में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा था कि साइकस के अंदर किस तरीके से जो है माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर होती है, साथ ही साथ किस तरीके का पॉलिनेशन होता है, और साथ ही साथ मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो है यूनिवर्सिटी की परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाता है कि साइकस में जो माइक्रोस्पोर होता है वो किस कोशिकीय अवस्था में उसका पॉलिनेशन होगा। तो इसका जो आंसर है वो आता है 3 कोशिकीय अवस्था में, क्योंकि आपने यहाँ देखा था कि साइकस में जब माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं कि एक तरीके से अंकुरित माइक्रोस्पोर या तो वो जो है वो 3 कोशिकीय अवस्था में होगा, प्रोथेलियल, और दूसरा जो है आपका जनरेटिव सेल्स, और तीसरा जो है वो ट्यूब सेल्स। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि साइकस के अंदर किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो आप जो है वो लिखेंगे वायु परागण। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है वो यह आता है कि किस जिम्नोस्पर्म पादप में चल पुंगनू पाए जाते हैं। तो उसमें भी जो है आपका आंसर साइकस आएगा, क्योंकि यहाँ आपको बता दिया कि यहाँ पर जो पुंगनू होंगे वो चल पुंगनू होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पुंगनू में सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए ये पुंगनू जो है वो चल पुंगनू कहलाते हैं। और इसके साथ साथ कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़े जो पुंगनू हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि सबसे बड़े जो पुंगनू हैं वो साइकस में देखने को मिलते हैं। और जो है एक माइक्रोस्पोर से यहाँ पर 2 पुंगनू बने थे। तो स्टूडेंट्स ये जो है पूरा एक तरीके से प्रेजेंटेशन था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन साइकस। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।